हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवानी क्लासेस में। मेरा नाम शिवानी है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड, जिससे पहले बीटीसी भी कहा जाता था, फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के PYQs करेंगे, जिसमें हमने सन 2024 का पूरा पेपर लिया है, जिसमें 15 वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न शामिल हैं, जो 40 नंबर के हैं। ये 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें 25 नंबर लाने होते हैं। 50 में से 25 नंबर लाने होते हैं। चलो गाइस, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सन 2024 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, शिक्षण पुनर्गठन की आवश्यकता का क्रम किसका कथन है? BF स्किनर, रायबर्न, क्लर्क या रस्क? ये कथन है BF स्किनर का। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों और सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। किसका कथन है? ब्रूनर, हर्बर्ट, फ्रॉवेल, BS ब्लूम। तो ये कथन है ब्रूनर का। ब्रूनर। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? शिक्षण के नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मूल्यांकन, उपयुक्त सभी के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 4, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को, उपयुक्त सभी को। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके लिए समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? सुकरात, स्मिथ। तो ये सुकरात के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। प्रश्न कौशल के घटक है। प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न कौशल के घटक है उपयुक्त सभी और इसकी परिभाषा। प्रश्न नंबर 7, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। परिभाषा किसकी है? कोहलर, गेट्स, पावलोव, ब्रूनर। ये परिभाषा गेट्स की है। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, अशाब्दिक लिखित संप्रेषण। तो ये होता है शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण। प्रश्न नंबर 9, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? स्पेंसर, हर्बर्ट, ड्यूवी, प्लेटो। तो करा था हर्बर्ट। विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्र की देन है? प्रोफेसर राय या रेमंड, प्लेटो, PN राय। तो इसका आंसर है रेमंड के द्वारा। प्रश्न नंबर 11, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्थान ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, JNU, फोर्ट विलियम कॉलेज, NCERT। आंसर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। जब छात्र चॉक डस्टर से नहीं समझते तो शिक्षण करता है। शिक्षण विधि का, सहायक सामग्री का, श्यामपट्ट का, मौखिक कार्य का। सहायक सामग्री का। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो, फिल पैट्रिक, फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी। तो रूसो ने। शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकता अनुसार, कभी कभी, आवश्यकता अनुसार। प्रश्न नंबर 15, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। किसका कथन है? डेवर को, क्रो एंड क्रो, BF ब्लूम, हर्बर्ट। तो ये कथन है क्रो एंड क्रोट का। अति लघुत्तरीय प्रश्न, शाब्दिक संप्रेषण क्या है? वह संप्रेषण जिसमें शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? जिसमें शब्दों और भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें शिक्षक अपने हाव भाव, आंखों के इशारे, चेहरे की अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है। लघु क्षेत्रीय पर्यटन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 17 है उत्तर, जब छात्र को स्थानीय स्तर पर किसी पास के स्थान जैसे स्थानीय बैंक, डाकघर, ग्राम पंचायत, ऐतिहासिक स्मारक का शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है तो उसे लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहते हैं। इससे छात्र प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, इसमें बालक शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण बालक की रुचि, क्षमता, आयु और मानसिक स्तर के अनुसार किया जाता है। इसमें रटने के बजाय करके सीखने पर बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19, दृष्टांत कौशल क्या है? उत्तर, शिक्षण को सरल, सुबोध और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए जब शिक्षक कहानियाँ, उदाहरणों, चुटकुलों, चित्रों या मॉडलों का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत कौशल। यह अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में देता है। प्रश्न नंबर 20, श्यामपट्ट कौशल के घटकों के नाम लिखिए। श्यामपट्ट कौशल के प्रमुख घटक हैं अक्षरों की स्पष्टता, अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि हम ये ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अक्षरों के स्पष्ट होने चाहिए। दो पंक्तियों के बीच समान गैप, जैसे ये देखे ना, दो पंक्ति ऐसे लाइनों के बीच समान गैप होना चाहिए। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा में लिखना,
और नंबर 4 मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना है ऐसे मुख्य बिंदु जैसे ये। अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ उत्तर वह न्यूनतम स्तर जिसे प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात किसी निश्चित कक्षा के अंत में छात्र द्वारा सीखे जाने वाले कौशल या ज्ञान की वह न्यूनतम सीमा जो अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 22 मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए मिनी टूल किट जैसे विज्ञान गणित किट में मुख्य रूप से मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस, परख नली, ड्रॉपर, प्लास्टिक की गाड़ियाँ, पासे और विभिन्न आकृतियों के ब्लॉक शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 23 पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। पुनर्बलन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। धनात्मक पुनर्बलन जैसे शाबाश कहना, पुरस्कार देना। ऋणात्मक पुनर्बलन जैसे डांटना, कमियां निकालना। प्रश्न नंबर 24 फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। फ्रॉबेल ने स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार बालक पहले प्रत्यक्ष और ठोस वस्तुओं को सीखता है, फिर अमूर्त विचारों को। प्रश्न नंबर 25 क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें छात्र स्वयं गतिविधियों में भाग लेकर सक्रिय रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रश्न नंबर 26 किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों के नाम बताइए। नवीन शिक्षण विधि है उत्तर बाल केंद्रित शिक्षण विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि या खेल विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर सामग्री कम लागत या बिना लागत की हो, वह छात्रों के स्तर के अनुकूल हो और हानि रहित हो या सुरक्षित हो। सामग्री का रंग और आकार आकर्षक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो कम समय में कम छात्रों वाली कक्षा के समक्ष पूरी की जाती है। यह शिक्षकों के व्यावसायिक कौशलों विकास की एक तकनीक है। प्रश्न नंबर 29 शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखतः किन 3 पक्षों में बांटा जाता है। वी.एम. ब्लूम के अनुसार 3 पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष दिमाग ज्ञान से जुड़ा, भावात्मक पक्ष हृदय भावना से जुड़ा, क्रियात्मक या मनोशारीरिक पक्ष शारीरिक क्रियाओं से जुड़ा। प्रश्न नंबर 3 न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। छात्रों के बीच सीखने की गति में असमानता, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना और अपव्यय व अवरोधन को रोकना। तो ये हमारे 3 उत्तरीय कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 31 से स्टार्ट है। सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है। सूक्ष्म शिक्षण सोपान एक चक्र के रूप में चलता है जिसके मुख्य 6 सोपान होते हैं। पाठ योजना कौशल के आधार पर छोटी योजना बनाना, शिक्षण 5 से 10 छात्रों को 6 मिनट पढ़ाना, प्रतिपुष्टि फीडबैक कमियां हो या अच्छाइयाँ जानना 6 मिनट, पुनः योजना रीप्लान फीडबैक के आधार पर सुधार करना 12 मिनट, पुनर्शिक्षण रीटीच दोबारा पढ़ाना 6 मिनट, प्रतिपुष्टि पुनः दोबारा मूल्यांकन 6 मिनट की बात। इस पूरे चक्र की कुल अवधि 36 मिनट होती है। श्राव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। श्राव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, बच्चों के अनुरूप, बच्चे जिसमें आसानी से सीख सके। कक्षा में प्रयुक्त होने वाली दृश्य श्राव्य सामग्री में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उद्देश्यपूर्ण व सीधे हमारे पाठ के शिक्षण उद्देश्य से जुड़ी हो, स्पष्ट और सटीक हो, उसकी आवाज़ साफ हो और चित्र वीडियो बिल्कुल स्पष्ट हो, स्तर के अनुरूप, छात्रों की आयु और मानसिक क्षमता हो के अनुसार हो, रोचक, छात्रों में कौतूहल और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जगाने वाली हो, सस्ती व सुलभ, आसानी से उपलब्ध होने वाली हो। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रियाएं। आंसर है शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की प्रक्रिया के 3 मुख्य चरणों में काम करती है। योजना एवं निर्माण, विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु तैयार करना और उसकी रिकॉर्डिंग शूटिंग करना, प्रसारण उपग्रहों के माध्यम से टेलीविजन चैनलों जैसे ज्ञान दर्शन स्वयंप्रभा पर कार्यक्रम का सीधे प्रसारण करना, ग्रहण एवं कक्षा उपयोगी विद्यालयों में शिक्षक की देखरेख में छात्र इसे देखते हैं और अंत में शिक्षक इस पर चर्चा करके शंकाओं का समाधान करता है। प्रश्न नंबर 34 निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। निदानात्मक शिक्षण का अर्थ है छात्रों के पिछड़ने या उनकी अधिगम कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। निदानात्मक शिक्षण क्या है, छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। निरीक्षण या अवलोकन, कक्षा में छात्र की गतिविधियों को ध्यान से देखना। निदानात्मक परीक्षण, विशेष रूप से तैयार टेस्ट जिसे पता चले कि छात्र किसी विशेष टॉपिक में कमजोर है। साक्षात्कार, छात्र या उसके माता पिता से बात करके समस्या को जड़ से जानना। संचयी अभिलेख, छात्र के पुराने शैक्षिक रिकॉर्ड और व्यवहार का अध्ययन करना। 35 प्रश्न नंबर किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए। उत्तर प्रश्नोत्तरी प्रवृत्ति यह सबसे पुरानी और प्रभावी प्रविधियों में से एक है। इसके जनक सुकरात हैं। यह सबसे पुरानी और प्रभावी प्रविधि में से एक है। इसके जनक सुकरात हैं। प्रक्रिया, इस विधि
में शिक्षक पूरे पाठ को छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र अपनी बुद्धि से उत्तर देते हैं। इसके लाभ है, इससे सभी सजीव रहते हैं, छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान से आसानी से जुड़ता है, यह छात्रों की तर्क क्षमता को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 36, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। उत्तर। अर्थ निदानात्मक शिक्षण द्वारा जब छात्र की कमजोरियां या सीखने की कमियों का पता चल जाता है, तब उन कमियों को दूर करने के लिए जो विशेष शिक्षण दिया जाता है उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का निदान करता है, फिर उपचार या दवा देता है। प्रयुक्त विधियाँ: व्यक्तिगत ट्यूटोरियल विधि, कमजोर छात्र को अकेले बैठाकर उसकी व्यक्तिगत समस्याएं दूर करना। समूह उपचारात्मक विधि, जिन छात्रों को एक जैसी समस्या है उनका छोटा समूह बनाकर दोबारा पढ़ाना। अभ्यास कार्य, सरल से कठिन के क्रम में अतिरिक्त वर्कशीट या अभ्यास कार्य करना। प्रश्न नंबर 37, छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं? कक्षा में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अर्थ, शिक्षण के दौरान केवल शिक्षक ही न बोलता रहे बल्कि छात्र भी प्रश्न पूछे और उत्तर देने की कोशिश करें, चर्चा करने और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें। इससे छात्रों की सहभागिता कौशल कहते हैं। आवश्यकता, सक्रिय अधिगम, इसके छात्र मूक दर्शन नहीं करते बल्कि सक्रिय होकर जल्दी सीखते हैं। निरस्ता कांत, कक्षा का वातावरण रुचिकर और जीवंत बनाकर। झिझक दूर करना, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना, उनके संकोच की भावना समाप्त करना। स्थायी ज्ञान, खुद शामिल होकर सीखना, यह ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। प्रश्न नंबर 38, संप्रेक्षण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है? संक्षेप में बताइए। संप्रेक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। संप्रेषक, प्रेषक सेंडर, जो संदेश भेजता है, जैसे शिक्षक। संदेश, मैसेज, वह विचार, तथ्य या पाठ्य वस्तु जो भेजी जानी है। माध्यम, चैनल, मीडिया, जिसके द्वारा भेजा जाए, जैसे भाषा, श्यामपर, श्राव्य, दृश्य सामग्री। ग्राही, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जो संदेश ग्रहण करता है, जैसे छात्र। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, ग्राही की प्रतिक्रिया जिससे पता चलता है कि संप्रेषण सफल हो रहा है या नहीं। प्रश्न नंबर 39, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। टीएलएम के उचित रखरखाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे अलमारी या टीएलएम कॉर्नर में रखें। मॉडल और चार्ट उपकरणों को दीमक या सिलन या चूहों से बचाने के लिए इन्हें अलमारी में रखें। वर्गीकरण, विषयवार, गणित, विज्ञान, हिंदी सामग्री को अलग अलग बक्सों या रैकों में लेबल लगाकर रखें ताकि समय पर तुरंत मिल सके। सफाई व मरम्मत, समय समय पर डस्टिंग करें। यदि कोई चार्ट फट रहा है तो मॉडल टूट रहा है तो तुरंत टेप या गोंद से उसकी मरम्मत करें। छात्रों की पहुंच से सुरक्षा, कांच या नुकीली सामग्री को बच्चे की पहुंच से थोड़ा दूर कर या सुरक्षित स्थान पर रखें। प्रश्न नंबर 4, शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधार का वर्णन कीजिए। शिक्षण सिद्धांत का निर्माण मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक आधारों पर होता है। इसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। मनोवैज्ञानिक आधार, यह बालक की प्रवृत्तियों, रुचियों, प्रेरणा और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर शिक्षण को बाल केंद्रित बनाता है। वैज्ञानिक वैतार्किक आधार, शिक्षण में क्रमबद्धता, स्पष्टता और प्रयोगशीलता लाता है, जैसे सरल से कठिन की ओर बढ़ना। सहसंबंध का आधार, ज्ञान को एकांकी न रखकर उसे वास्तविक जीवन और अन्य विषयों में परोड़कर पढ़ाया जाता है। सक्रियता का आधार, छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहकर बेहतर सीखें, यह इसका मुख्य आधार है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। अगर आप ये PYQs भी कर लेते हैं तो आप DLED में अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। आप DLED में 91% अंक हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवानी क्लासेस में। मेरा नाम शिवानी है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं DLED, जिसे पहले BTC भी कहा जाता था, फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के PYQs करेंगे, जिसमें हमने सन 2024 का पूरा पेपर लिया है, जिसमें 15 वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न शामिल हैं, जो 40 नंबर के हैं। ये 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें 25 नंबर लाने होते हैं। 50 में से 25 नंबर लाने होते हैं। चलो गाइस, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। DLED प्रथम सेमेस्टर सन 2024 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, शिक्षण पुनर्गठन की आवश्यकता का क्रम किसका कथन है? BF स्किनर, रायबर्न, क्लर्क या रस्क? ये कथन है BF स्किनर का। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों और सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। किसका कथन है? ब्रूनर, हर्बर्ट फ्रॉवेल, BS ब्लूम। तो ये कथन है ब्रूनर का।
ब्रूनर। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? शिक्षण के नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मूल्यांकन, उपयुक्त सभी के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 4, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। संकल्पों को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को, उपयुक्त सभी को। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके लिए समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? सुकरात, जॉन डेवी, रूसो, स्मिथ। तो ये सुकरात के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। प्रश्न कौशल के घटक है प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न कौशल के घटक है उपयुक्त सभी और इसकी परिभाषा। प्रश्न नंबर 7, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। परिभाषा किसकी है? कोहलर, गेट्स, पावलोव, ब्रूनर। ये परिभाषा गेट्स की है। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, अशाब्दिक लिखित संप्रेषण। तो ये होता है शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण। प्रश्न नंबर 9, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? स्पेंसर, हर्बर्ट, ड्यूवी, प्लेटो। तो करा था हर्बर्ट। विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्र की देन है? प्रोफेसर राय या रेमंड, प्लेटो, पीएन राय। तो इसका आंसर है रेमंड के द्वारा। प्रश्न नंबर 11, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्थान ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जेएनयू, फोर्ट विलियम कॉलेज, एनसीईआरटी। आंसर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। जब छात्र चॉक डस्टर से नहीं समझते तो शिक्षण प्रयोग करता है। शिक्षण विधि का, सहायक सामग्री का, श्यामपट्ट का, मौखिक कार्य का। सहायक सामग्री का। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो, फिल, पैट्रिक फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी। तो रूसो ने। शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकता अनुसार, कभी कभी, आवश्यकता अनुसार। प्रश्न नंबर 15, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। किसका कथन है? डेवर को, क्रो एंड क्रो, बीएफ ब्लूम, हर्बर्ट। तो ये कथन है क्रो एंड क्रोट का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शाब्दिक संप्रेषण क्या है? वह संप्रेषण जिसमें शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन सा? अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? जिसमें शब्दों और भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें शिक्षक अपने हाव भाव, आँखों के इशारे, चेहरे की अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है। लघु क्षेत्रीय पर्यटन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 17 है उत्तर। जब छात्र को स्थानीय स्तर पर किसी पास के स्थान जैसे स्थानीय बैंक, डाकघर, ग्राम पंचायत, ऐतिहासिक स्मारक का शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है तो उसे लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहते हैं। इससे छात्र प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। इसमें बालक शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण बालक की रुचि, क्षमता, आयु और मानसिक स्तर के अनुसार किया जाता है। इसमें रटने के बजाय करके सीखने पर बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19, दृष्टांत कौशल क्या है? उत्तर, शिक्षण को सरल, सुबोध और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए जब शिक्षक कहानियाँ, उदाहरणों, चुटकुलों, चित्रों या मॉडलों का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत कौशल। यह अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में देता है। प्रश्न नंबर 20, श्यामपट्ट कौशल के घटकों के नाम लिखिए। श्यामपट्ट कौशल के प्रमुख घटक हैं अक्षरों की स्पष्टता,
अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि हम ये ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अक्षरों के स्पष्ट होने चाहिए। दो पंक्तियों के बीच समान गैप, जैसा ये दे रखे ना, दो पंक्ति ऐसे लाइनों के बीच समान गैप होना चाहिए। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा में लिखना। और नंबर 4, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना है ऐसे, मुख्य बिंदु जैसे ये। अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ उत्तर, वह न्यूनतम स्तर जिसे प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात किसी निश्चित कक्षा के अंत में छात्र द्वारा सीखे जाने वाले कौशल या ज्ञान की वह न्यूनतम सीमा जो अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 22, मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए मिनी टूल किट जैसे विज्ञान गणित किट में मुख्य रूप से मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस, परख नली, ड्रॉपर, प्लास्टिक की गाड़ियाँ, पासे और विभिन्न आकृतियों के ब्लॉक शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 23, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। पुनर्बलन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। धनात्मक पुनर्बलन जैसे शाबाश कहना, पुरस्कार देना। ऋणात्मक पुनर्बलन जैसे डांटना, कमियां निकालना। प्रश्न नंबर 24, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। फ्रॉबेल ने स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार बालक पहले प्रत्यक्ष और ठोस वस्तुओं को सीखता है, फिर अमूर्त विचारों को। प्रश्न नंबर 25, क्रियात्मक परख शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें छात्र स्वयं गतिविधियों में भाग लेकर सक्रिय रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रश्न नंबर 26, किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों के नाम बताइए। नवीन शिक्षण विधि है उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि या खेल विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर, सामग्री कम लागत या बिना लागत की हो, वह छात्रों के स्तर के अनुकूल हो और हानि रहित हो या सुरक्षित हो। सामग्री का रंग और आकार आकर्षक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 28, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो कम समय में कम छात्रों वाली कक्षा के समक्ष पूरी की जाती है। यह शिक्षकों के व्यावसायिक कौशलों विकास की एक तकनीक है। प्रश्न नंबर 29, शैक्षिक उद्देश्यों को प्रमुखतः किन 3 पक्षों में बांटा जाता है। वी.एम. ब्लूम के अनुसार 3 पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष दिमाग, ज्ञान से जुड़ा, भावात्मक पक्ष हृदय, भावना से जुड़ा, क्रियात्मक या मनोशारीरिक पक्ष शारीरिक क्रियाओं से जुड़ा। प्रश्न नंबर 3, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। छात्रों के बीच सीखने की गति में असमानता, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना और अपव्यय व अवरोधन को रोकना। तो ये हमारे 3 लघु उत्तरीय कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 31 से स्टार्ट है। सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है। सूक्ष्म शिक्षण सोपान एक चक्र के रूप में चलता है जिसके मुख्य 6 सोपान होते हैं। पाठ योजना, कौशल के आधार पर छोटी योजना बनाना, शिक्षण 5 से 10 छात्रों को 6 मिनट पढ़ाना, प्रतिपुष्टि फीडबैक, कमियां हो या अच्छाइयाँ जानना 6 मिनट, पुनः योजना रीप्लान, फीडबैक के आधार पर सुधार करना 12 मिनट, पुनर्शिक्षण रीटीच, दोबारा पढ़ाना 6 मिनट, प्रतिपुष्टि पुनः दोबारा मूल्यांकन 6 मिनट की बात। इस पूरे चक्र की कुल अवधि 36 मिनट होती है। श्राव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। श्राव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, बच्चों के अनुरूप, बच्चे जिसमें आसानी से सीख सके। कक्षा में प्रयुक्त होने वाली दृश्य श्राव्य सामग्री में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उद्देश्यपूर्ण, वह सीधे हमारे पाठ के शिक्षण उद्देश्य से जुड़ी हो, स्पष्ट और सटीक हो,
उसकी आवाज़ साफ हो और चित्र वीडियो बिल्कुल स्पष्ट हो। स्तर के अनुरूप छात्रों की आयु और मानसिक क्षमता के अनुसार हो। रोचक, छात्रों में कौतूहल और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जगाने वाली हो। सस्ती व सुलभ, आसानी से उपलब्ध होने वाली हो। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रियाएं। आंसर है शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की प्रक्रिया के 3 मुख्य चरणों में काम करती है। योजना एवं निर्माण, विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु तैयार करना और उसकी रिकॉर्डिंग, शूटिंग करना। प्रसारण, उपग्रहों के माध्यम से टेलीविज़न चैनलों जैसे ज्ञान दर्शन, स्वप्रभा पर कार्यक्रम का सीधे प्रसारण करना। ग्रहण एवं कक्षा उपयोगी, विद्यालयों में शिक्षक की देखरेख में छात्र इसे देखते हैं और अंत में शिक्षक इस पर चर्चा करके शंकाओं का समाधान करता है। प्रश्न नंबर 34, निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। निदानात्मक शिक्षण का अर्थ है छात्रों के पिछड़ने या उनकी अधिगम कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। निदानात्मक शिक्षण क्या है? छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। निरीक्षण या अवलोकन, कक्षा में छात्र की गतिविधियों को ध्यान से देखना। निदानात्मक परीक्षण, विशेष रूप से तैयार टेस्ट जिसे पता चले कि छात्र किसी विशेष टॉपिक में कमजोर है। साक्षात्कार, छात्र या उसके माता पिता से बात करके समस्या को जड़ से जानना। संचय अभिलेख, छात्र के पुराने शैक्षिक रिकॉर्ड और व्यवहार का अध्ययन करना। 35, प्रश्न नंबर, किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए। उत्तर, प्रश्नोत्तरी प्रविधि यह सबसे पुरानी और प्रभावी प्रविधियों में से एक है। इसके जनक सुकरात हैं। यह सबसे पुरानी और प्रभावी प्रविधि में से एक है। इसके जनक सुकरात हैं। प्रक्रिया, इस विधि में शिक्षक पूरे पाठ को छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र अपनी बुद्धि से उत्तर देते हैं। इसके लाभ है, इससे सभी सजीव रहते हैं, छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान से आसानी से जुड़ता है, यह छात्रों की तर्किक क्षमता को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 36, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। उत्तर, अर्थ, निदानात्मक शिक्षण द्वारा जब छात्र की कमजोरियां या सीखने की कमियों का पता चल जाता है तब उन कमियों को दूर करने के लिए जो विशेष शिक्षण दिया जाता है उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का निदान करता है, फिर उपचार या दवा देता है। प्रयुक्त विधियाँ, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल विधि, कमजोर छात्र को अकेले बैठाकर उसकी व्यक्तिगत समस्याएं दूर करना। समूह उपचारात्मक विधि, जिन छात्रों को एक जैसी समस्या है उनका छोटा समूह बनाकर दोबारा पढ़ाना। अभ्यास कार्य, सरल से कठिन के क्रम में अतिरिक्त वर्कशीट या अभ्यास कार्य करना। प्रश्न नंबर 37, छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं? कक्षा में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अर्थ, शिक्षण के दौरान केवल शिक्षक ही न बोलता रहे बल्कि छात्र भी प्रश्न पूछे और उत्तर देने की कोशिश करे, चर्चा करने और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले। इससे छात्रों की सहभागिता कौशल कहते हैं। आवश्यकता, सक्रिय अधिगम, इसके छात्र मूक दर्शन नहीं करते बल्कि सक्रिय होकर जल्दी सीखते हैं। निरस्ता का अंत, कक्षा का वातावरण रुचिकर और जीवंत बनाकर। झिझक दूर करना, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना, उनके संकोच की भावना समाप्त करना। स्थायी ज्ञान, खुद शामिल होकर सीखना, यह ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। प्रश्न नंबर 38, संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है? संक्षेप में बताइए। संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। संप्रेषक, प्रेषक जो संदेश भेजता है, जैसे शिक्षक। संदेश, मैसेज, वह विचार, तथ्य या पाठ्य वस्तु जो भेजी जानी है। माध्यम, चैनल, मीडिया, जिसके द्वारा भेजा जाए, जैसे भाषा, श्यामपट्ट, श्राव्य दृश्य सामग्री। ग्राही, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जो संदेश ग्रहण करता है, जैसे छात्र। प्रतिपुष्टि,
फीडबैक ग्राही की प्रतिक्रिया, जिससे पता चलता है कि संप्रेषण सफल हो रहा है या नहीं। प्रश्न नंबर 39, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, टीएलएम के उचित रखरखाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे अलमारी या टीएलएम कॉर्नर में रखें। मॉडल और चार्ट उपकरणों को दीमक या सीलन या चूहों से बचाने के लिए इन्हें अलमारी में रखें। वर्गीकरण, विषयवार, गणित, विज्ञान, हिंदी सामग्री को अलग अलग बक्सों या रैकों में लेबल लगाकर रखें ताकि समय पर तुरंत मिल सके। सफाई व मरम्मत, समय समय पर डस्टिंग करें। यदि कोई चार्ट फट रहा है तो मॉडल टूट रहा है तो तुरंत टेप या गोंद से उसकी मरम्मत करें। छात्रों की पहुंच से सुरक्षा, कांच या नुकीली सामग्री को बच्चे की पहुंच से थोड़ा दूर या सुरक्षित स्थान पर रखें। प्रश्न नंबर 4, शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधार का वर्णन कीजिए। शिक्षण सिद्धांत का निर्माण मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक आधारों पर होता है। इसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। मनोवैज्ञानिक आधार, यह बालक की प्रवृत्तियों, रुचियों, प्रेरणा एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर शिक्षण को बाल केंद्रित बनाता है। वैज्ञानिक व तार्किक आधार, शिक्षण में क्रमबद्धता, स्पष्टता और प्रयोगशीलता लाता है, जैसे सरल से कठिन की ओर बढ़ना। सहसंबंध का आधार, ज्ञान को एकांकी न रखकर उसे वास्तविक जीवन और अन्य विषयों में परोड़कर पढ़ाया जाता है। सक्रियता का आधार, छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहकर बेहतर सीखें, यह इसका मुख्य आधार है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। हाँ, अगर आप ये PYQs भी कर लेते हैं तो आप DLED में अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। आप DLED में 91% अंक हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।